तो हर जगह 1500 लेकर के काम किया जाता है, वरना काम गरीब आदमी का नहीं होता। इस स्थिति में गर्भवती महिलाएं और इमरजेंसी पेशेंट को सही समय पर उपचार नहीं मिलने के बाद उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती। दिन दहाड़े गोली मारता है। नहीं दिन दहाड़े, हम तो सामने जनता हमको कह रही है और हम शहर जवाब दे रहे हैं। जमाना डेवलप करा है ना। नरसंहार किया जाता था गांव का गांव। यहाँ का सांसद 3 बार सांसद हो और संसद भवन में सो रहा हो, वहाँ उपलब्धि की क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ से तमिलनाडु के लिए ट्रेन दे दी है ताकि यहाँ से भर भर करके मजदूर तमिलनाडु जाए। आप बताएं, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो पलायन के दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में 30,000 किलोमीटर की दूरी तय कर व 243 विधानसभाओं का दौरा कर आज इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अररिया विधानसभा की पावन धरती पर पहुंची है। मैं मृगेंद्र अररिया प्रभात खबर टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आपको यहां मौका देने आए हैं। आप अपने विधानसभा से जुड़ी समस्याओं को अपने उपस्थित जनप्रतिनिधि व संभावित प्रत्याशियों के बीच रखेंगे और उन समस्याओं का समाधान मांगेंगे। आपने जिन्हें 5 साल अवसर दिया, उन्होंने आपके लिए क्या काम किए, उन्होंने आपका कैसे विकास किया, आप उन विकास को किन नजरों से देखते हैं। आप यहाँ उपस्थित अपने जनप्रतिनिधि से, उस पार्टी के प्रतिनिधियों से आप अपने सवाल कर सकते हैं। साथ ही आपके बीच जो संभावित प्रत्याशी मौजूद हैं, आप उनसे आने वाले समय में जब वे निर्वाचित होते हैं तो उनका विकास का क्या पैमाना होगा, आप उनसे यह जान सकते हैं। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं वास्तु विहार, राकेश मसाला व मीडिया पार्टनर है डेली हंट। इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देने के लिए हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। अब मैं अपने अतिथियों के बीच जाना चाहूंगा। हमारे बीच पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, प्रदेश जदयू नेत्री व जदयू के संभावित विधानसभा प्रत्याशी, पूर्व जिला अध्यक्ष शगुफ्ता आजिम जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि वे मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। शगुफ्ता आजिम जी। हमारे बीच कांग्रेस से जाकिर हुसैन खान के प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद सदस्य इश्तियाक आलम जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे वो भी मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। हमारे बीच जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष व अररिया विधानसभा से संभावित विश्व प्रत्याशी रंजीत कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे वे भी मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। तालियों से लोग उनका स्वागत करें। हमारे बीच कांग्रेस नेता मुखिया मासूम अंजार जी मौजूद हैं, अररिया विधानसभा से, वो भी संभावित विधानसभा प्रत्याशी हैं। हम चाहेंगे मंच पर वो भी अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। हमारे बीच भाजपा नेता सांसद व अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के रेल प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे राजा मिश्रा जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे वे भी मंच पर आकर अपनी गरिमामयी उपस्थिति बनाएं। राजा मिश्रा जी, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। आपके सामने मंच पर 5 अतिथि मौजूद हैं। अब हम इनके दल के बातों से या संभावित प्रत्याशियों के 5 विजन से आप सभी को रूबरू कराएंगे। इन सभी को हम 2-2 मिनट का समय देंगे। 2-2 मिनट के दरमियान ये अपनी बातों को आपके बीच रखेंगे, विधानसभा की समस्याओं को आपके बीच रखेंगे, उनके समाधान की बातों को आपके बीच रखेंगे, वह अपने मैनिफेस्टो से आप सभी को अवगत कराएंगे। इसके बाद हम आप सभी के बीच पहुंचेंगे और आपके सवाल होंगे और यहाँ मंच पर उपस्थित आपका सवाल जिनसे भी होगा वे आपके सवालों का जवाब देंगे। तो हम सर्वप्रथम कांग्रेस अररिया में सत्ता में है और कांग्रेस से हमारे बीच 2 नेता मौजूद हैं, एक मासूम अंजार साहब है और एक इश्तियाक आलम जी हैं। हम मासूम अंजार से चाहेंगे कि वे अपने बातों से यहाँ उपस्थित लोगों को अवगत कराएं या उनकी क्या सोच है, वह अररिया के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं और किस प्रकार से अररिया के विकास को की सोच रखते हैं, वे अपनी बातों से यहाँ उपस्थित लोगों को अवगत कराएं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल में यहाँ हमारे सभी नेता एवं सभी दर्शक को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ कांग्रेस का जो विजन है कि हम लोगों को भाईचारगी के साथ लोगों के जो काम हम लोगों को यहाँ करना है, अगर हमारी सरकार आई तो चाहे वो माई बहन मान योजना के तहत हर
हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा और 5 गारंटी योजना है। वो पांचों गारंटी योजना जो कांग्रेस का विजन है, जो महागठबंधन का विजन है, उसको यहाँ पे लागू किया जाएगा। क्योंकि हमारी महागठबंधन यहाँ एनडीए की सरकार पिछले 20 सालों से है और हम लोगों की सरकार अगर इस बार आई तो बहुत सारी योजना जो हम लोग ने घोषणा किया है, जिसका अभी अक्षर कुछ कमोबेश उसी घोषणा पे एनडीए की सरकार काम कर रही है। तो उम्मीद है कि हम उससे अच्छा काम मेरी सरकार करेगी और उम्मीद है कि हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद मासूम अंजार साहब। आपने मासूम अंजार साहब को सुना। वे संभावित विस प्रत्याशी हैं और उन्होंने महागठबंधन के मैनिफेस्टो से आप लोगों को अवगत कराया। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन के प्रतिनिधि के रूप में जिला परिषद सदस्य इश्तियाक आलम जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे जाकिर हुसैन जी के मैनिफेस्टो से या उनका क्या विज़न है, उनसे आप यहाँ उपस्थित लोगों को रूबरू कराएं। इश्तियाक आलम जी। प्रभात खबर की पूरी टीम को जाकिर अनवर खान, पूर्व विधायक अररिया फॉरबिसगंज, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस अररिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों का आभार कि आपने हमें यहाँ आवाज़ लगाई। उपस्थित सभी दलों के नेतागण, मंच के नीचे बैठे हमारे जिम्मेदार साथियों, पत्रकार बंधुओं, जाकिर अनवर खान एक जाना पहचाना नाम सीमांचल के सरजमीन पर। जाकिर अनवर खान अररिया से विधायक रहे, फॉरबिसगंज से विधायक रहे। उनके समय में जो विकास की दिशा थी वो भूलने योग्य नहीं है। जाकिर अनवर का ही दूसरा नाम है सबको मान और सबको सम्मान, सबको साथ लेकर चलने का नाम जाकिर अनवर बैराग है। हम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जाकिर अनवर खान को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो कांग्रेस का जो विजन है, आप तमाम लोगों को जगजाहिर विजन है। सबसे पहला तो हमें संविधान बचाना है, जो संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा दूसरा विजन है कि अररिया में बहुत अफसोस की बात है कि अल्पसंख्यक छात्रावास लंबे समय से पड़ा हुआ है। कहीं स्कूल में बना तो उसका आज तक उद्घाटन नहीं हो सका, उसको किसी ने हवाले गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल को नहीं किया गया। एक अल्पसंख्यक छात्रावास अपना रोना रो रहा है तस्लीमुद्दीन वाले रोड पे, मोड़ पर, मीरनगर के मोड़ पर स्टेशन रोड, जो अभी जिला परिषद की राशि से बना। वहीं से कई विधायकों का जाना आना होता है, लेकिन वो सदियों से अपना रोना रो रहा था। आज जिला परिषद के चेयरमैन आफ्ताब अजीब साहब का हम ऋणी है कि तमाम पार्षदों की अनुशंसा के बाद वो रोड बन पाया है। मेरा विजन है कि मैं विधायक बनते ही बेरोजगारों को रोजगार की लड़ाई लड़ूंगा, जो कांग्रेस की प्रमुख लड़ाई है। महिला को सम्मान देना मेरी लड़ाई में प्राथमिकता में होगी। मेडिकल कॉलेज अररिया में स्थापित हो, इसकी लड़ाई हम प्राथमिकता के आधार पर लड़ेंगे अगर हमारे विधायक जाकिर अनवर बैराग यहाँ विधायक बनते हैं। और बहुत सारे अन्य कांग्रेस के मैनिफेस्टो हैं जिनको हम लड़कर चढ़कर लागू कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक आलम जी। अब हमारे बीच जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष व अररिया से संभावित विधानसभा प्रत्याशी रंजीत कुमार सिंह जी मौजूद हैं। उनकी नई पार्टी है, बिहार में नई सोच के साथ राजनीति करने आई है। उनके विजन भी स्पष्ट हैं। हम चाहेंगे वे भी यहाँ उपस्थित लोगों को 2 मिनट के अंदर अररिया विधानसभा की समस्याओं से व उनका वे किस प्रकार से समाधान करेंगे इससे अवगत कराएं। रंजीत कुमार सिंह जी। मैं सबसे पहले प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूं, जो हमें मंचासीन करने का और इसमें सहभागिता करने का एक समय दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं। और मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं पहली बार नेता बना हूं, पहले नेता नहीं था। ठीक है जी, पहली बार नेता बना हूं, इसलिए कुछ त्रुटि हो सकती है जी, इसको क्षमा करेंगे।
यहाँ उपस्थित जितने भी सबको मेरा नमन है, अभिनंदन है। और हम लोग प्रशांत किशोर के उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए उनका नारा है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। वार्ड सदस्य से लेकर जब तक मुख्यमंत्री तक यदि अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बिहार में बदलाव नहीं आएगा। तो बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन की समस्या है और पलायन की समस्या को लेकर के इनका विजन चल रहा है और हम लोग पलायन को रोकने के लिए सबसे पहला कदम उठाएंगे पलायन का। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। उसके बाद जैसे वृद्धा पेंशन के लिए हम लोगों ने बोला था 2000 करने के लिए, तो अभी वर्तमान सरकार 1100 रुपया कर चुकी है। उसके बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए उसके महिलाओं को सस्ता ऋण देना है, तो उसके उसी के एवज में अभी की सरकार है वो सबको 10-10 हज़ार रुपये दे रही है, शायद घोषणा हो चुका है। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ रोक देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सही है उसे बोला जाए, चाहे वो किसी पार्टी की हो। रंजीत जी धन्यवाद। अब फिर हम आप लोगों के बीच आएंगे। अब हमारे बीच भाजपा से व सांसद के रेल प्रतिनिधि के रूप में राजा मिश्रा जी मौजूद हैं। वे अररिया विधानसभा के विकास को किन नज़रों से देखते हैं और अगर एनडीए के घटक दल को यहाँ से टिकट मिलता है और उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो अररिया के विकास को वे किस प्रकार से करना चाहेंगे। राजा मिश्रा जी। सबसे पहले तो प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के चौपाल में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभात खबर को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से खुले मंच पर सभी दल के नेताओं को, प्रतिनिधियों को आप जनता का सवाल सुनने के लिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए जमा किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल रहा कि विधानसभा में हमारा नज़रिया क्या होगा। अगर हमारे विधायक जीतते हैं घटक दल के या एनडीए के, तो क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात है, जो यहाँ विधायक जी हैं, माननीय विधायक जी कांग्रेस के, माननीय विधायक जी तो उपस्थित नहीं हैं, जो जवाब देंगे जनता को, कोई बात नहीं। उनके दल से 2 प्रतिनिधि मौजूद हैं। अभी मुझे ये नहीं बोलना था, लेकिन स्पष्ट कर दूं कि दल में स्वयं विरोधाभास है। कांग्रेस की स्थिति स्वयं स्पष्ट नहीं है कि उम्मीदवार कौन होंगे और क्या करेंगे। खैर कोई बात नहीं। अब रही विकास की बात, तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार, नीतीश जी के राज में जितनी योजनाएं आए हैं, मैं 2-4 योजनाएं उंगली से गिनाऊंगा, चूंकि ये लंबा चलेगा। मेडिकल कॉलेज अररिया में हो चुका है, रामपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो चुका है, बेरगाछी कुरसाकाटा वाला रोड चौड़ीकरण हो चुका है, बेरगाछी से आप जो ABM 60 जाते हैं वो बन चुका है, 6 लेन आप चल रहे हैं ठाकुरगंज के लिए, वो बन चुका है। रेल का जाल बिछ गया है अररिया में, अखबार अगर खोलेंगे, इससे अधिक और कुछ नहीं कहेंगे। अब अगर अररिया विधानसभा में एनडीए का विधायक होगा तो ये रफ्तार दोगुनी होगी। इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। अब हमारे बीच पूर्व जिला अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, जदयू की प्रदेश नेत्री, वर्तमान में बिहार में उनकी सरकार है, शगुफ्ता आज़िम जी मौजूद हैं। वे अररिया के विकास को किन नज़रों से देखती हैं, वह अररिया के विकास के लिए उनके क्या सोच है, वे किस प्रकार से विकास करेंगी। हम 2 मिनट का समय उन्हें भी देते हैं, वे इन बातों से हमें रूबरू करवाएं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ये जन चौपाल जो इलेक्शन एक्सप्रेस के मंच पर प्रभात खबर के द्वारा आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं मंजीत भाई जी को और उनकी पूरी टीम को, प्रभात खबर की पूरी टीम को मैं दिल से इसके लिए बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये बहुत बड़ा विशेष चर्चा आपने इलेक्शन को लेकर ये चर्चा को करवाया है। ऑडियंस कम है, बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अररिया विधानसभा 49, जो कि पिछली बार यहाँ एनडीए के प्रत्याशी नहीं जीते, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार 10 वर्षों से जीतते रहे हैं और अररिया में काम करने के बहुत सारे अवसर हैं। आज भी एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, यातायात सेक्टर,
अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी भी पुल पुलियों की काफ़ी आवश्यकताएं हैं। अगर आप सच में देखें तो उससे भी बड़ी ज़रूरत यहाँ के लोगों की है कि उनके साथ उनका प्रतिनिधि खड़ा रहे, चाहे जो परिस्थिति हो, उनके सुख में, उनके दुख में। आज आप देखते हैं कि ब्लॉक में जब आप जाते हैं तो उनके जो यहाँ की आवाम है, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ की जनता है, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद अपने जनता के साथ कभी संवाद करते नहीं। तो ये कमियां यहाँ हैं। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर एनडीए के प्रत्याशी यानी जदयू अररिया जो सीट है, अगर यहाँ से लोगों ने अपना आशीर्वाद और प्यार दिया तो निश्चित तौर पर ब्लॉक में जो यहाँ के अररिया विधानसभा 49 के लोगों की जो परेशानी है उसको दूर करने का काम करेंगे। करप्शन के खिलाफ और यहाँ जो घूसखोरी चल रही है, बिचौलियों के खिलाफ हम कार्रवाई जरूर कराएंगे। उससे भी बड़ी बात है कि नगर परिषद अररिया विधानसभा का हिस्सा है, 29 वार्ड है और जल जमाव की ऐसी स्थिति है कि लोगों की बरसात में बद से बदतर स्थिति हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। नगर परिषद की पंपिंग सेट लगा कर करके पानी को निकास किया जाता है। तो ये हालात के जिम्मेदार जो अररिया के प्रतिनिधि हैं, और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अगर आप लोगों ने मुझे आप लोगों का समर्थन मिला तो इन तमाम परेशानियों से हम आपको दूर करने का काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है। बाकी हमारे माननीय नेता ने जितने काम किए हैं, विकास की रफ्तार और आंधी, जिसको आंधी कहते हैं, आंधी चलाया है। सौहार्द की बात अगर करें तो पूरा बिहार 20 सालों में सौहार्द से, अमन से सारे लोग यहाँ के काम कर रहे हैं और यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो अपनी पहचान है, खासकर मिथिला की जो पहचान है वो बरकरार है। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अररिया की जनता, क्षेत्र संख्या 49 की जनता ने अगर भरोसा किया तो निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं की, यहाँ की महिलाओं की, यहाँ के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको पूरी तरीके से मेहनत करके दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शगुफ्ता अजीम जी। अब मैं जनता के बीच में हूँ, आपके जिनके भी सवाल हों वे हाथ उठा सकते हैं, मैं उन तक माइक लेके पहुँचूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज आलम, सामाजिक कार्यकर्ता अररिया। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल है यहाँ के विधायक से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे। मेरा सवाल यही है कि यहाँ जो लोगों की छोटी छोटी समस्या है उस पर खरा आज तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं उतरा है और नहीं उतरने का वादा कभी किया है किसी ने। वादा करके भूल जाते हैं। छोटे जैसे ब्लॉक, अभी जो मैडम ने कहा ब्लॉक या अफसरशाही बढ़ गए हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही। अगर कोई भी नॉर्मल आदमी थाना वगैरह गए या हॉस्पिटल गए कोई छोटा सा काम के लिए तो हर जगह 1500 लेकर के काम किया जाता है, वरना काम गरीब आदमी का नहीं होता। यह आपको दिन बाय दिन आपको हॉस्पिटल में समस्या हमेशा मिलेगा। और अभी आप आरटीपीएस जाइए, छोटा सा निवासी ऐसी बनाइए, 1000, 2000, 500 आपको अनिवार्य देना ही होगा वहाँ, तभी आपका, नहीं तो बोलेगा लिंक फेल हो गया। ये हालात है अररिया विधानसभा 49 का। धन्यवाद। कांग्रेस से हमारे दो प्रतिनिधि हैं। अब हम चाहेंगे दोनों में से कोई इनके प्रश्नों का जवाब दें। हेलो, उत्तर देने के लिए ये रखता हूँ सोच। उनका प्रश्न विधायक से नहीं, उनका प्रश्न सरकार से है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की तो पूरा बिहार नहीं, पूरा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और बिहार तो कुछ ज़्यादा ही डूबा हुआ है। दूसरा, विधायक, हम विधायक की कमी को स्वीकार करते हैं। अररिया में मेरे विधायक जो कांग्रेस टिकट देती है, यहाँ विधायक का टिकट बदलना चाहिए। मैं खुले मन से ये आपको कहता हूँ कि कोई अच्छे लोगों को टिकट मिले जो चलता फिरता हालत में हो, जो पब्लिकों से संवाद कर सके। ऐसे विधायकों को यहाँ से, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल पीछे से। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण शर्मा है और मैं सदर प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है
जो हमारा बसंतपुर पंचायत वार्ड नंबर 3 जो है, वहाँ आज कई वर्षों से वहाँ का जो ग्रामीण है वो एक सड़क का मुद्दा लेके परेशान है, जिसके साथ आज कोई भी जनप्रतिनिधि हो या विधायक हो या सांसद हो, कोई खड़ा नहीं है। और वो गांव वाला जो है वो सभी गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं। और ऐसा स्थिति है उन लोगों का, जब बारिश होती है उस स्थिति में उसका जो है मुख्य मार्ग से टोला मोहल्ला का संपर्क टूट जाता है, जिसके कारण इन गरीब मजदूर जो है ये काम करने के लिए अररिया मुख्यालय नहीं आ पाता महीनों महीनों तक। इतना ही नहीं, इन गरीब मजदूरों के दर्जनों बेटियां जो सरकारी स्कूल पढ़ने अररिया आती है, वो बारिश और बाढ़ जैसी समस्या को लेकर महीनों महीनों तक स्कूल आने से वंचित रह जाती है। इतना ही नहीं, इस स्थिति में गर्भवती महिलाएं और इमरजेंसी पेशेंट को सही समय पर उपचार नहीं मिलने के बाद उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे इसका जवाब मासूम अंजर जी दें। अभी जो इसके बारे में, क्योंकि सड़क के बारे में अब ये तो पता करना है कि वो सड़क किनका है, RWD का है, PWD का है कि ग्राम पंचायत का है, क्योंकि सड़क जो है कि अलग अलग विभाग के होते हैं। लेकिन जो भी विभाग हैं वो विधायक जी का और सांसद जी का एक दायित्व बनता है कि कोई भी सड़कें वो अपने अनुशंसा से विभाग को देकर बनवा सकते हैं। मैं इस चीज़ों को देखूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर, क्योंकि मैंने अभी देखा था कि उन लोगों ने प्रदर्शन भी किया था और श्रमदान भी किया था उस रोड में। मैं मीडिया के माध्यम से अखबारों में मैं देखा था, तो आज मैं संज्ञान में आया है, तो मैं उसका सोमवार को पता करता हूँ कि क्या है। और ज़रूर मैं हमसे जहाँ तक बन पाएगा, मैं तो अभी कोई विधायक हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरे बन पाएगा मैं प्रयास करके वो सड़क बनवाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजर साहब। और किन्हीं का सवाल? क्या नाम हुआ? मेरा नाम इम्तियाज अनीस। मेरा सवाल एनडीए गठबंधन से है और खासकर मैं इनसे पूछना चाहूँगा राजा जी से कि भैया आपने विकास का कार्य तो बहुत लंबा गिना दिया, यहाँ से वहाँ रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे ये हो। ये स्वीकृति तो मुझे याद है कि पिछली सरकार की क्यों भी थी। प्रेजेंट में जो मेरे सांसद जी 3 बार सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अपने रीजन का जो काम होनी चाहिए क्या किए हैं, कौन से मेडिकल कॉलेज लाए हैं या कौन सा कार्य हुआ है, कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज हुए हैं। चाहे हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि से भी आग्रह करेंगे कि क्योंकि अररिया जिला एक मान ले तो हेडक्वार्टर यानी आपका नगर वाला मामला जो है, जाम की समस्या इतनी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी और हमारे जो नगर के जो है प्रतिनिधि हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब हैं, क्या इन लोगों से बैठकर आप जितने प्रतिनिधि हैं, क्या ये जाम की समस्या हट सकते हैं? क्या लोगों को सुविधा मिल सकता है? क्या ट्रैफिक व्यवस्था सुधार हो सकता है? क्या लाइट का स्ट्रीट लाइट जो लगी हुई है वो सब जो बंद है, क्या दोबारा चालू हो सकता है? इसकी आश्वासन मुझे क्या मिल सकती है आप लोगों से? मैं यही चाहूँगा आप लोगों से। राजा जी सवाल का जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछा आपने, ये आपका अधिकार है और बेहतरीन सवाल किया है। अब मैं सांसद जी के हिस्से से और एनडीए के हिस्से से बोलता हूँ कि आपको याद होगा कि आप कुरसाकाटा से अररिया जब जाते थे तो कहाँ गाड़ी पलट जाती थी। ये इसी सरकार की देन है। आपको याद होगा बच्चे स्कूल ड्रेस में नहीं जाते थे, स्कूल चलती ही नहीं थी। विकास का एक आयाम सिर्फ एक सड़क नहीं होता है, विकास एक बहुआयामी व्यवस्था है। आप अस्पताल के तरफ जाएंगे तो अस्पताल आपको प्राइवेट अस्पताल से भी चकाचक, आपके गांव में भी APHC, HHC, HWC सब खुला है। सुविधाएं बढ़ी हैं तो शिकायत थोड़ी सी बढ़ेंगी। आप चले आइए रेल के लिए, अभी जितनी ट्रेनें चली है ये इसी सरकार की देन है। माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी के ही नेतृत्व में ये ट्रेनें जो आप देख रहे हैं लगातार बढ़ रही हैं। आप अपराध के ग्राफ में आइए, क्या आपको 2005 से पहले बिहार में इतनी हिम्मत थी कि किसी सांसद और विधायक के खिलाफ इस तरह से बैठ के बोल पाते? दिल पे हाथ रख के कहिएगा, एक भी जनता क्या पूछ सकती थी? तभी जरूरत ही नहीं था ना। अभी आप 1 महीने का ग्राफ लीजिए ना अपराध का, पटना ही का ले लीजिए, समस्तीपुर का ले लीजिए, क्या आपका क्या ग्राफ है अपराध का? साहब एकदम हम तैयार हैं, उस पे भी हम आएंगे। गोली मारता है। नहीं दिन दहाड़े, हम तो सामने जनता हमको कह रही है और हम शहर जवाब दे रहे हैं। हम तो उस तेजाब से नहलाने वाले बिहार को जानते हैं। आप बार बार रेलवे की बात करते हैं और वो आयुष्मान और अनाज की बात करते हैं। आप आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हैं कि 5 किलो अनाज के लिए आप रखे हुए हैं? आत्मनिर्भर बनाइए ना, आप आत्मनिर्भर बनाइए, आत्मनिर्भर। इश्तियाक भाई
ये तो अपराध हो रहा है, नरसंहार थोड़ी हो रहा है। आपके टाइम में तो नरसंहार होता था, जमाना डेवलप कर रहा है ना। छोड़, नरसंहार किया जाता था, गांव का गांव। कह रहा था, तभी कह रहे थे आप जंगल राज है। अभी तो जंगल राज का मंगल राज है। दिन दहाड़े आप किसी को गोली मार दीजिएगा, आपकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शादी में शोरूम का सोफा नहीं लगता है किसी के घर में। आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं है, गैंग रेप हो रहा है। सीएम हाउस से सेटलमेंट अपहरणकर्ता का नहीं होता है, वो होता था 2005 से पहले। मैं आज संसद भवन में चैन छीन ले गया माननीय सांसद महोदय का। हाँ, चैन छीन लिया गया। हाँ ठीक है। जब वहाँ लोग सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित यहाँ रहेंगे? तो डीएम की हत्या हो जाती थी, एसपी आईपीएस के पत्नी के साथ क्या होता था? मत बोलिए, मत बोलिए। आईपीएस की पत्नी हो गई, आम लोगों की पत्नी और बेटियां नहीं रही क्या? बात है, ऐसी क्या बात है? आईपीएस की पत्नी की बात कर रहे हैं। इश्तियाक जी फिर आपके बीच आएंगे। राजा जी फिर आपके बीच आएंगे। आप मेन मुद्दे पे आता हूँ, आपके बीच फिर आएंगे। अराजकता मुद्दे पे आता हूँ नहीं है कि अब अराजकता नहीं है, अब अराजकता नहीं है। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ, फिर आऊंगा आपके बीच। आप मुद्दे का जवाब दें। अंजर साहब ने सवाल किया था जल जमाव, और जल जमाव के लिए मैडम ने बात भी रखी। कोऑर्डिनेशन ये बहुत बड़ा शब्द है। अगर हम पढ़ रहे हैं और आप पढ़ा रहे हैं, हम सरकार में, आप विधायक हैं, हम दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मेरे किए गए हर अच्छे काम को अगर आप बुरा कहेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। अररिया विधानसभा में एनडीए का विधायक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट नहीं हो रही है। अब आइए आप, स्ट्रीट लाइट लगा है सब जगह। ट्रैफिक के लिए जो है, कल ट्रैफिक के लिए क्लियरेंस भी हुआ। आखिर हम लोग को भी तो थोड़ा सा जिम्मेवार बनना पड़ेगा। आखिर बताइए, रोड पे मोटरसाइकिल लगा के कौन जाता है? कोई सांसद विधायक जाता है क्या? हम लोगों को थोड़ी जिम्मेवारी, मेरी थोड़ी जिम्मेवारी, आपकी थोड़ी, पार्किंग प्रशासन की, हम तीनों मिलके करेंगे तो समाधान सामने आएगा। बहरहाल आप बताइए कि 5 और अब में कुछ अंतर है क्या? आप बिना हिचकोले खाए घर से आ जाते हैं क्या? आपके घर में इन्वर्टर का बैटरी बार बार खराब नहीं हो रहा है? बिजली लगातार आ रही है? और सवाल कुछ रहे भाई साहब जरूर कीजिएगा, हम हर सवाल का जवाब देंगे और अपनी कमियों में सुधार करेंगे। हम इंसान हैं, गलतियां होंगी, और आप जब पूछेंगे खुले मन से तभी हम सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। अब किन्हीं का सवाल, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद कमाल हक, जिला महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल अररिया। आपका सवाल। राजा मिश्रा जी जो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में आपके इस प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनसे हमारी सवाल है। मैं राजा मिश्रा जी से, जो भाजपा की से प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं जनता से रूबरू होने के लिए, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपका बिहार और केंद्र में दोनों जगह आपकी सरकार है। आप गठबंधन में रह करके आपको विकास, जो आप इस सीमांचल के इलाका में जो आप कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं, बगल में आप रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन आपका अररिया कोर्ट है, वहाँ का जो उपलब्धि है पूर्व के शासनकाल में अलहाज मरहूम तस्लीमुद्दीन के द्वारा, जो आज वो, जिस समय हम लोग ट्रेन में चढ़ते थे कितना दिक्कत होती थी, तस्लीम साहब का अथक प्रयास और उनके सौजन्य से गलगलिया रोड हो या रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म का जो आज उनको जो बनाया गया है, आज माननीय सांसद सिर्फ अररिया आरएस में मेहरबान क्यों है? अररिया कोर्ट की स्थिति आपने देखा है। यहाँ तो हम यही मानते हैं कि आज अररिया लोकसभा में या अररिया विधानसभा में जो आज विकास की गति अगर धीमी रफ्तार में है तो उसका जिम्मेदार बिहार और केंद्र की सरकार है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप, हमारे इम्तियाज भाई ने कहा कि ट्रैफिक जाम रहता है, आप पूर्णिया जाते हैं वहाँ पर विजिल बसता है ट्रैफिक पुलिस का। ये दुर्भाग्य है कि आज अररिया जिला का हेडक्वार्टर, हृदय माने जाने वाले चांदनी चौक, वहाँ आपका ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। ये सांसद को जवाब देना चाहिए, यहाँ सांसद को। राजा जी जवाब दे। देखिए कमाले भाई, आपके सवाल में जवाब छिपा हुआ है, बड़ा मजा आता है। ट्रैफिक जाम है, पुलिस है, चल नहीं रहा है, विधायक जी का फोन आ जाता है गाड़ी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है।
आ जाता है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है। और आप स्टेशन की बात, रेलवे स्टेशन की बात जहाँ तक है, आपको जानकारी दे दूँ, आप भी वार्ड पार्षद रह चुके हैं यहाँ। ट्रैफिक की व्यवस्था, व्हिसिल की व्यवस्था आपने अपने कार्यकाल में शायद नगर परिषद में नहीं उठाया, या उठाया होगा तो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा। आपको भी करना था, आपकी भी दायित्व था, चूँकि नगर पार्षद थे आप। आइए रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत उन्नयन हो रहा है अररिया कोर्ट का। आप देख लीजिए वेबसाइट पे भी जाके, ट्रेनें भी हो रही हैं, व्यवस्था भी। आपने बिगड़ा हुआ अररिया दिया था, डरा हुआ अररिया दिया था, उसे हमने हिम्मत वाला अररिया बनाया कि आप फ्रंट से आप हमको पूछ सकते हैं और हम आपका खैर मकदम करके जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आप सहयोग कीजिए। आप लोग विकास में बाधक मत बनिए। हम चाहते हैं कि विपक्षी दल विकास में सहयोगी बने। मेरा सवाल शगुफ्ता अजीम साहिबा से है। महिला के आरक्षित की बात हर दल करता है और सभी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन महिलाओं की रहनुमाई के लिए हमारे यहाँ अररिया में, अररिया पिछड़ा एरिया हमारा, महिलाओं की अगुवाई के लिए किसी को हम आगे नहीं देखते हैं आपके अलावा। अगर आपको अररिया का विधायक अगर हम लोग बना देते हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या क्या आपका संकल्प है, आप इस पर रोशनी डालिए। सगुप्ता जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने इतने अच्छे सवाल मुझसे किए हैं। सबसे पहले तो अररिया में 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही सीट महिला प्रतिनिधि के रूप में मुझे पिछले बार भी मिला था और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी देंगे, तो इंशाल्लाह हम बखूबी निभाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए जो नीतियां हैं, सबसे पहले तो महिलाओं को हक, जो अधिकार की बात हम करते हैं, जिस संविधान की बात करते हैं, बड़े बड़े बोली में कहते हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, लेकिन जब संविधान ने महिलाओं को हक दिया और जितनी सरकारें आज़ादी के बाद अब तक आईं, उन्होंने महिलाओं को कहीं नहीं रखा। ना उनके आरक्षण पर काम हुआ, ना उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, ना है उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हिस्सेदारी जो होनी चाहिए थी, महिलाओं को नहीं मिला। लेकिन हम आपको विशेष रूप से बता देना चाहते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, महिलाओं को आगे लाए, 50% आरक्षण दिए। आप देख रहे हैं कि हर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की मुखिया समिति, जिला परिषद और नगर में नगर परिषद के रूप में हमारी बहनें आकर काम करने लगी, यानी राजनीति में उनको हिस्सेदारी मिली। यूँ माने तो आप मेरे हिसाब से अररिया ज़िला और अररिया में आज भी जो लिटरेसी रेट है, जो मैंने काम किया है, मैंने शिक्षा पर बहुत काम किया है, क्योंकि मेरा 10 साल का अनुभव है अररिया में। मैंने जब लिटरेसी रेट पर काम किया तो देखा कि महिलाओं की लिटरेसी रेट पुरुष के अनुपात में बहुत कम थी। लेकिन शुक्र है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं ने महिलाओं को शिक्षा के जो चेतना जो जगनी चाहिए थी वो जगी है। निश्चित तौर पर अररिया में महिलाओं को सपोर्ट की आवश्यकता है। पुरुष प्रधान जो हमारा देश है, पुरुषों के प्रतिनिधि होते हैं तो वो पुरुष के पास जाते हैं और अपनी बात बखूबी रख कर चले आते हैं। लेकिन मैं जब घूम रही हूँ तो ये महसूस कर रही हूँ कि अररिया विधानसभा की महिलाएं ये चाहती हैं कि हमारी हेडक्वार्टर में एक महिला प्रतिनिधि हो, जिससे हम जाकर किसी भी समय अपने दुख और सुख को बयां कर सकें। तो निश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम महिलाओं के हर समस्याओं पर, आपके जो बेटियों की समस्या है, महिलाओं की, वृद्धा की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम खुलकर काम करेंगे और एक नया मिसाल कायम करेंगे अररिया विधानसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बचनेश्वर मिश्र है। अभी मैडम ने जो महिला के उत्थान की बात की है तो मेरे अंदर भी एक बात जाग गई। महिला महाविद्यालय अररिया में 1980 में स्थापित हुआ मैडम, और इस सीमांचल जिला में अररिया में एक भी महिला कॉलेज नहीं है, एक भी कंस्टिट्यूएंट महिला संस्थान नहीं है।
मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि इश्तियाक भाई आपसे और राजा भाई से सादर अनुरोध करूंगा कि क्या आगामी कभी आश्वासन तो बहुत मिला हम लोगों को, सारी मीटिंग सीटिंग हमारे कॉलेज में ही होती है, क्या अररिया जिला में एक महिला कॉलेज की स्थापना होगी? अभी सरकार की ये है जो हम हर एक ब्लॉक में एक एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे, भाई उसी को कन्वर्ट करके एक महिला कॉलेज तो कर दीजिए। इस पर आप लोग की क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? हम आपको आश्वस्त करते हैं निश्चित तौर पर कि अररिया में महिला, आपने जो कहा है ये हमारे नज़र में है, महिला कॉलेज, डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि बेटियों को पूर्णिया और कहीं कहीं जाकर एडमिशन लेना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ जो उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें जो सीटों की व्यवस्था है उसकी भी आवश्यकता है कि सीट बढ़ाए जाएं। यहाँ हमारे जो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और उनके अनुकूल उनके जो सीट्स होने चाहिए वो नहीं है, जिस वजह कर बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जीत कर पहला तोहफा आपको महिला कॉलेज के रूप में आपको दिलाएंगे और हमारी सरकार इसको पूरी तरीके से आपको ये योजना उतारने का काम करेगी। और एक चीज़ और भी आपने जो छोड़ दिया, यहाँ बीएड ट्रेनिंग कॉलेज के जो फीस हैं बहुत ज़्यादा हैं। हम जब जीतेंगे तो हम तमाम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि जो बीएड वगैरह की जो फीसें हैं उन फीसों को हम कम करवाएंगे, न्यूनतम फीस दर होगी और उन पर हमारे बच्चे वो डिग्री लेंगे। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर हम वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए किनका सवाल है? मैडम, अरे उन बच्चन जी को हम भी दे रहे हैं, जी जरूर 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 इश्तियाक जी। देखिए, यहाँ का सांसद 3 बार सांसद हो और संसद भवन में सो रहा हो, वहाँ आप उपलब्धि की क्या उम्मीद कर सकते हैं? तमाम लोग जग जाहिर हैं, जब सांसद में सोए तो उपलब्धि की क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप 3 बार से सांसद हैं और ये महिला, जब भाजपा और उनके एनडीए का अक्सर मीटिंग, नॉमिनेशन का प्रोग्राम उसी महिला कॉलेज से होता है। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए और आप उस महिला कॉलेज की दुर्दशा देखिएगा तो आपको रोना आएगा। आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं आश्वस्त करता हूं, कांग्रेस की सरकार बनेगी, जाकिर अनवर अगर अररिया से विधायक होते हैं, टिकट मिलता है, तो मैं आपको वचन दिलाता हूं कि जाकिर अनवर के प्रतिनिधि होने के नाते आपका महिला कॉलेज के बारे में आपने जो कहा उसकी पूर्ति होगी, हर हाल में पूर्ति होगी। धन्यवाद इश्तियाक जी। इश्तियाक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, अररिया को तो 10 साल मिला आपको। आप व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, उनको मिला तब। अगर उनको नहीं मिला, पहली बार तो जाकिर भाई भी थे, ऐसा तो नहीं अररिया के विधानसभा के पर जो रहे सदस्य रहे जाकिर भाई भी रहे, क्यों अररिया में ये समस्या दूर नहीं हुई? तभी जाकिर भाई जब थे तभी ये समस्या नहीं थी मैडम, ये समस्या तो अभी हाल की है। तभी तो नया वो महाविद्यालय था, तभी इसकी जरूरत, अब इसकी जरूरत है। अब आप जागे हैं, आएंगे मैडम। आपको जब पब्लिक ने समय दिया तो आपने गवा दिया, अब आपको बारी नहीं आने वाली है। सगुप्ता जी फिर आपके बीच आएंगे। क्या नाम हुआ आपका? आनंद मोहन झा। सवाल सर ये है कि मेरा सबसे पहले तो मैं काफ़ी अच्छा लग रहा है आपके इस चौपाल में आकर, काफ़ी सारगर्भित चर्चा हो रही है, बहुत कुछ जानने को भी मिल रहा है। मगर मैं खुद बताना चाहूँगा कि अगर विकास की बात की जाए तो अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जोगबनी से शुरू होने वाली है, राजा भैया यहाँ है भी, प्लस जनसाधारण जो पहले चलती थी दूसरे ज़िले से, अब बताइए वो हमारे नरपतगंज से चलेगी, और भी अलग अलग ट्रेनों का सौगात आ रहा है। हम लोगों ने भी काफ़ी विकास देखा है। महिला सशक्तिकरण की बात हुई, हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के विषय है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज और नगर पालिका से जुड़ा है, उसमें 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई थी। बिहार की इसी एनडीए सरकार ने 2006 में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आज अपने नगर परिषद में ही कितनी महिला वार्ड पार्षद है, देख करके मन गौरवान्वित होता है। तो कम से कम हम एक नागरिक होने के नाते भी चाहते हैं कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। हम लोग कंप्लेनिंग कम करें, क्योंकि हम लोग लगातार विकास के काम को देख रहे हैं। अगर अररिया के सराउंडिंग देखें तो हमको नहीं लगता है कि अररिया जिले से कहीं भी आपको जाने में, या राजधानी हो चाहे सिल्लीगुड़ी हो, सिर्फ मुझे समस्या है तो 2 चीज़ों से।
अररिया जिला में इतना दिन रहने के बावजूद भी अभी भी अगर मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो मुझे 10 मिनट सोचना पड़ता है किस डॉक्टर के पास लेके जाऊं। एक वो, और दूसरा आजकल अररिया के युवा जो हैं लगातार स्मैक की गिरफ्त में आ रहे हैं, जो आईबी का रिपोर्ट है पाक प्रायोजित आतंकवादी कहिए कि षड्यंत्रों के द्वारा हमारे सीमांचल इलाके में प्रेषित किया जा रहा है। तो इसके लिए क्या रोड मैप उठाया जाने वाला है, ये दोनों प्रश्न मेरा सभी प्रतिभागियों से। आपका सवाल है। अब जो भी मैं बता दूं जिन लोगों की भी भैया खास करके मैम जरूर इस पे दोनों का, कांग्रेस के और शगुफ्ता मैम दोनों का विचार जानना चाहूँ। चलिए कांग्रेस से इश्तियाक जी और मैडम इनके सवालों का जवाब दें। इन्होंने बहुत जमीनी स्तर का सवाल को जगाया है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे विधायक अगर विधायक होते हैं तो अररिया में नशा की जो परंपरा चली है, ये इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से अपने क्लब मॉडर्न स्पोर्ट्स क्लब के स्तर से भी काम किया है और काम कर रहे हैं। लेकिन विधायक जब बनते हैं, ये जिला प्रशासन का काम है कि इसमें अंकुश लगाया जाए। यह तमाम जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि अपने टोला मोहल्ला, अपने गांव, अपने पंचायतों में एक बैठक कर जागरूक किया जाए, जागृति अभियान चलाया जाए। इसका प्रयास अगर हमारे विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से हम इसका प्रयास करेंगे। मैडम आपसे भी सवाल था। आपने नशे की बात कही और युवा पीढ़ी वाकई अररिया में नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये बहुत फ़िक्र की बात है। ये सिर्फ हमारे और आपके फ़िक्र की बात नहीं बल्कि पूरे समाज को फ़िक्र की ज़रूरत है। इसके लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है ज़िला प्रशासन के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बॉर्डर एरिया में रहने के कारण अगर अररिया में उपलब्ध नहीं होता है तो लोग जाकर दूसरी जगह से नशीली पदार्थ ले लेते हैं। तो इस पर बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है और सामाजिक जागृति और चेतना जगाने की ज़रूरत है, जिससे ये बदलाव आए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने बच्चों को अभिभावक खेल की तरफ मोटिवेट करें, किसी काम में मोटिवेट करें, अपने बच्चों को खाली ना छोड़ें। क्योंकि जो 18 वर्ष से 25 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं युवा अवस्था में, वो कहीं ना कहीं गलत चंगुल में जा रहे हैं। चाहे तो वो किसी ऐसे गलत राजनीति परिदृश्य में चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं जिनके उम्र का नाजायज़ फ़ायदा पॉलिटिकल लोग ले लेते हैं, या नहीं तो अनसोशल तत्वों के बीच जाकर वो फंस जाते हैं, जिस वजह कर उनको ये सेवन करना पड़ता है। तो इन दोनों चीज़ों की चेतना अभिभावकों में आनी चाहिए और ये सामाजिक चेतना का विषय है कि आप सामाजिक चेतना से इस जो नशे की परिदृश्य जो बढ़ रही है, नशे की लत, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों का सहयोग है, जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग रहेगा। मैं माँ हूँ, मुझे भी फिक्र है, क्योंकि अररिया की युवा पीढ़ियों को जब हम इस हालत में देखते हैं तो मुझे अफसोस होता है। लेकिन दुख इस बात की है कि अभी हम चूँकि किसी पद पर नहीं है, लेकिन सामाजिक चेतना जब हम कहीं जाते हैं तो ज़रूर जगाते हैं। तो ये सामाजिक सहयोग से ही बदलने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं भी बोलूँगा थोड़ा। जब अभिभावक पलायन कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो निगरानी बच्चे पे कौन करेगा? इसका जवाब दीजिए। पलायन जी, क्या कांग्रेस ने 70 साल 79 इयर्स इस देश में, अभी 10 वर्षों से एनडीए की सरकार है, उससे पहले तो 70 साल कौन था? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने क्या पलायन पर काम किया? नहीं किया। और आज आप देख रहे हैं कि एनडीए की, खासकर बिहार में जो सरकार है, पलायन की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने अभी उद्योग के माध्यम से, आप जानते हैं कि पटना में या अररिया में बहुत बड़ी ज़मीनें हायर की गई है उद्योग लगाने के लिए। वो इसलिए लगाने का प्रक्रिया शुरू हुआ है। उद्यमी उद्योग योजना जो हमारी जो शुरू हुई है, वो इसलिए शुरू हुई है कि इससे हमारी युवा जो बाहर पलायन कर रहे हैं वो घर में रोजगार से जुटेंगे। और आप ये भी देख रहे हैं कि अभी, पहले तो आपको लगता था कि बहुत बड़ा जत्था बाहर जाकर काम कर रहा है, लेकिन आप तो पलायन पलायन चिल्ला रहे हैं।
आप पलायन चिल्लाने से पलायन नहीं रुकता है। आपके क्या है, आपके मैनिफेस्टो में पलायन रोकने के क्या सार्थक प्रयास है? आप बताएं। हम तो काम कर रहे हैं, हम तो पलायन के दिशा में काम कर रहे हैं। 20 साल से आप सरकार में हैं, यहाँ पर 20 साल से आप सरकार में हैं, और ये नशा का चलन जो है 2016 में शराबबंदी के बाद शुरू हुआ है। देखिए, नशा का चलन मुख्यमंत्री जी ने शराब बंद कर दी, तो शराब जब बंद किया तो कौन सी बुरा काम किया? महिलाओं ने मांग की थी, क्योंकि शराब में सबसे ज्यादा परिवार प्रताड़ित होता था। शराब पीने वाले लोग होश में रहते नहीं थे और अपने परिवार को प्रताड़ित करते थे, और जिसमें महिला, युवा और बच्चे, ये तीन जो वर्ग था वो प्रताड़ित हो रहा था, जिस कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये सार्थक कदम उठाया कि पूरे बिहार में, हमारे प्रांत में शराबबंदी किया। रंजीत जी, फिर हम आपके बीच आएंगे। मैडम ये कहना चाहेंगे, शराब तो बिक ही रहा है, कहाँ शराब बंद है? अंजार जी, फिर हम आपके बीच आएंगे, फिर आएंगे। शराब तो बिक ही रहा है, और ये शराबबंदी सिर्फ एक ढकोसला है। शराबबंदी बिल्कुल नहीं है बिहार में। जहाँ तक ये युवा लत, जो स्नैक्स, कॉरेक्स, दवाई, मेडिसिन का प्रयोग हुआ है, ये सब शराबबंदी के कारण हुआ है। और शराब खुलेआम पैसे वाले बिक रहे हैं हर जगह। प्रशासन पे आप अररिया चले जाइए, किसी भी शहर में चले जाइए, थाना के गेट पे शराब मिल जाएगा। चलिए, फिर हम आपके बीच। सवाल, अगला सवाल, अपना नाम बताइए। रामनारायण विश्वास, प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल अररिया। सबसे पहले मैं मैडम को बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था। इन्होंने स्मैक पे जो जवाब दिया, इन्होंने कहा हम बॉर्डर इलाके में रहते हैं, तो इसका मतलब है कि मैडम जो है ये चीज़ स्वीकार कर चुकी है कि एनडीए के शासन में बॉर्डर की सुरक्षा पुख्ता नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय जो माफिया हैं स्मैक के, वो सक्रिय हैं, और प्रशासन नाकाम है, और ये सरकार नाकाम है, और बिहार के युवा स्मैक के जाल में फंस चुके हैं। एक बात तो ये मैं बहुत देर से सुना। दूसरी बात, इन्होंने जो पलायन पे कहा, तो पलायन पे बहुत बड़ी अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ। एनडीए सरकार तमिलनाडु में मजदूरों की कमी ना हो, इसके लिए यहाँ से तमिलनाडु के लिए ट्रेन दे दी है, ताकि यहाँ से भर भर करके मजदूर तमिलनाडु जाए। और यहाँ हिंदुओं के लिए जो मुद्दा बनाती है, जो कहती है मैं हिंदुओं के लिए काम करता हूँ, हिंदुओं को गुमराह करने के लिए काम करती है, तो अब सीमांचल के हिंदुओं को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एनडीए सरकार 4-4 मांस फैक्ट्री रेणु की पावन भूमि पे खुलवाने का काम किया है, जिसमें कितना, और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लाखों हेक्टेयर में मक्का की फसल होती है, उससे रिलेटेड एक भी इंडस्ट्री नहीं लगा है, लेकिन मांस फैक्ट्री खुला। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने स्वीकार ये नहीं किया कि हमारी सरकार जो है फेल है। मैंने कहा सामाजिक सहयोग, सरकार कानून बनाती है, सरकार ने स्पेशल ब्रांच आपके लिए खोला, आपके सुविधा के लिए, और आप सामाजिक जागृति नहीं ला पा रहे हैं। समाज में सरकार को दोषी करार देना तो बहुत आसान काम है, लेकिन सरकार की नीति को समझना आपके बस की चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आपको वक्त मिला था तो आपने तो काम किया नहीं। आपको जब काम करने का मौका मिला तो आपने कुछ किया नहीं। आज जब हम काम कर रहे हैं तो आप विभिन्न नीतियों में उलझाकर लोगों की बात को मोटिवेट कर करके दूसरे तरफ चाहते हैं कि फिर से अराजकता की सरकार बने। तो इससे देखिए, आपने जो सवाल किया है, मेरा बॉर्डर सुरक्षित है, अगर सुरक्षित नहीं होता तो आज हमारी जो युवा जो सशक्त सीमा पर जो तैनात है, आज तक हमारी सीमा पर एक भी लाशें नहीं गिरी। आपको ये समझना होगा कि हमारा सीमा कितना, बॉर्डर कितना मजबूत है, और उस बॉर्डर पर तैनात आज तक जो लोग हैं, हम अपनी सीमावर्ती क्षेत्र की बात कर रहे हैं, देश की नहीं। मैंने अपनी सीमा की बात की, और अपनी सीमा से अगर हम लांग कर कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए, अपराध के लिए कानून बना है, सरकार ने कानून बनाया है, और उस कानून के दायरे में उसको आना होगा। निश्चित तौर पर कोई भी अनसोशल आदमी जो अपराध की दिशा में काम करता है, बॉर्डर लांघता है, उसके लिए कानून है, और कानून उसको सजा जरूर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मोहम्मद अकबर। मेरा सवाल मासूम भाई और इश्तियाक भाई दोनों से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार के इतिहास में नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष और रोजगार पुरुष के तरह काम किए 20 साल।
संक्षेप में एक ही बात पूछूंगा दोनों आदमी से। मैं ये जानना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की, वो सही किया या गलत किया? खाली इसका जवाब दे कि सही किया या गलत किया। मासूम साहब, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या शराबबंदी बंद है? हम ये कहना चाहते हैं, आज युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं, आज इसमें चरस दवाई का सेवन कर रहे हैं और शराब खुलेआम पैसे वाले पी रहे हैं। आज आप चले जाइए प्रखंड स्तर पर, नीतीश कुमार काम किए हैं, विकास किए हैं, इससे कोई ना नहीं कह सकता है, लेकिन आपको भ्रष्टाचार, अफसरशाही, चाहे जनप्रतिनिधि एनडीए का हो या इंडिया का हो, इसी अररिया जिला में 4 विधायक एनडीए के हैं, 2 ही विधायक अररिया जो कि इंडिया के हैं। कोई भी पदाधिकारी अपने सत्ताधारी विधायक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नीतीश कुमार जी के सरकार में नहीं। अंजार साहब, इनका सवाल था शराब बंदी सही है कि गलत है? इस्ताक जी आप बता दें। आप बता दें। लेकिन आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, कितना केस हो रहा है शराब पीने वाले को। अगर शराब बंद है तो शराब पीने वाले कहां से आ जाते हैं, शराब कहां से आ जाता है? अगर शराब बंद सक्सेस है तो ये आप केस रिकॉर्ड उठाइए ना बिहार का। रोज 100 से 150 केस होते हैं शराब पीने वाले पर, तो शराबबंदी कैसे साबित कीजिएगा कि सफल है? शराबबंदी असफल है। 75% मंजीत भाई, 75% पुलिस जो है शराब खोजने ही में अपना टाइम खत्म कर देती है। का नाम? मेरा नाम धीरज पांडे है और हम छोटा सा सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। और मेरा सवाल है जनसुराज से कि आरजेडी वाला आपको जो कहता है कि बीजेपी का बी टीम है और बीजेपी वाला कहता है कि आप आरजेडी का बी टीम है, तो हमको 5 मुद्दा बताइए स्थानीय अररिया का, अगर आपको विधायक बनाएंगे, और सच में आप किसका बी टीम है इसका भी जवाब दीजिए। आपको 1 मिनट, आपको 5 मुद्दा वो बताएंगे, हम अभी पूछेंगे उनसे। आपको हम 5 मुद्दा का मौका देंगे। हम ये बोलना चाहेंगे आप लोगों को, बिहार सरकार और सेंट्रल दोनों से, कि उन्होंने अस्पताल खुलवा दिए हैं, पीएससी भी खुलवा दिए, सारा चीज़ है, लेकिन इस तरह जो नर्सिंग होम चल रहा है, इलीगल नर्सिंग होम, और दूसरी है कि जहाँ जहाँ पीएससी खुला है वहाँ डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो कब तक आप लोग करवा देंगे? ये हम चाह रहे हैं आप लोगों से। इस बार आप साथ दीजिए ना हम लोगों का। हम वादा करते हैं कि हम खुलवा देंगे और डॉक्टर की कमियों को भी दूर कर देंगे। साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्वास्थ्य विभाग का अगर अपडेट आप देखेंगे तो स्वास्थ्य विभाग में व्यापक पैमाने पर बहाली की है। हर गांव में, जो राजस्व गांव है आपका, आप किसी पंचायत में जाइए, देखिए HWC, HSC ये खुल रहा है और कम से कम एक ANM वहां बैठ रही है। डॉक्टर वीकली जा रहा है, कुछ रिक्रूटमेंट स्वास्थ्य विभाग का चल भी रहा है और एग्जाम हुआ है अभी स्वास्थ्य विभाग का, MO का, मेडिकल ऑफिसर्स का, CHOs का, कुछ बहालियां भी हुई। भैया एक सवाल का जवाब रह गया था, हमारे मित्र रामनारायण जी ने किया था। तमिलनाडु के लिए जो ट्रेन है भाई साहब, वहाँ सिर्फ मजदूर नहीं जाते, हृदय के रोगी भी जाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, अररिया के लोग इलाज कराने तमिलनाडु नहीं जाएं? हम चाहते हैं कि लोग जाएं, वो भी होगा। तमिलनाडु, अभी के पेशेंट को मरने छोड़ दें, अभी के पेशेंट को मरने छोड़ दें। आप सभी के सवालों से यहाँ उपस्थित संभावित प्रत्याशी व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रूबरू हुए, अवगत हुए। अब मैं इन सभी को 5-5 मिनट का मौका देता हूं, वे आप लोगों के जवाबों को और अपने विजन से 5 ऐसे काम जो वे बनने के बाद करेंगे या उनकी सरकार अगर बनती है तो वे अररिया विधानसभा के विकास के लिए करेंगे, अपने 5 प्रमुख मुद्दों को जनता के बीच रखें। हम मासूम अंजार जी को 5 मिनट का मौका दे रहे हैं, वे अपने 5 मैनिफेस्टो से 5 प्रमुख बातों से अवगत कराएं। अगर वे निर्वाचित होते हैं तो अररिया के विधानसभा के विकास के लिए 5 ऐसे कार्य क्या करेंगे? मासूम अंजार साहब। जी धन्यवाद आपका। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मुझे अररिया का
प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, तो अररिया के लिए आज के डेट में कोई भी छोटा सा बेहोश होकर भी पेशेंट सदर अस्पताल जैसे जगह में चले जाता है तो डॉक्टर एक लाइन में रेफर लिख देता है। अस्पतालें बन गए हैं, सुविधा है, लेकिन यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है। एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं काम करूँगा, यहाँ पे जो है कोई वेंटिलेटर वाला एम्बुलेंस नहीं है और कोई नया यांत्रिक वाला, यहाँ एक साथ अगर 10 पेशेंट अगर कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होगा। दूसरी बात है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी ध्यान नहीं देते हैं उनको, जो है जबकि किसी भी विधायक को ये +2 स्कूल से लेके सभी को निरीक्षण करने का अधिकार है, उसको देखने का अधिकार है। तीसरी बात, नशाखोरी जो है, जो इसमें ड्रग्स जो चल रहा है, इसको सामाजिक चेतना चलाकर सामाजिक लोगों के साथ बैठकर सिर्फ पुलिस प्रशासन के भरोसे पे इसको हम लोग नहीं, हम लोग सामाजिक स्वरूप एक बनाकर नौजवानों को जोड़कर इसको समझा बुझाकर एक डिटेंशन सेंटर सरकार से मांग करके, जो घर का बच्चा बिगड़ गया है उसके परिवार से सहमति बनाकर इसके लिए भी एक डिटेंशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो नशा मुक्ति केंद्र में पैसा देके बच्चे को नहीं रख सकते हैं। उसके लिए भी जिला मुख्यालय में एक नशा मुक्ति केंद्र जो सरकार की ओर से होना चाहिए, इसके लिए भी मेरा पहल होगा। और जहाँ तक एक बात बोल रहे थे राजा मिश्रा जी कि रेलवे लाइन, अररिया रेलवे गलगलिया लाइन, ये लाइन यहाँ राजद के सांसद सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन के टाइम में ही स्वीकृत किया गया था और पहला किस्त उन्हीं के टाइम में मिला था। जमीन भी अधिग्रहण लगभग उसी टाइम में शुरू हुआ था। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि और भी जो मुख्य समस्या है, जैसे कि सुदूर गांव में, देहात में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को उसकी सुविधा पहुंचाना, जैसे प्रखंड लेवल पे आपको भ्रष्टाचार है, चाहे वो अंचल लेवल पे हो, चाहे कर्मचारी लेवल पे हो, सीआई लेवल पे हो, आरटीपीएस में हो, तो इस तरह की समस्या को बड़े प्रतिनिधि होने के बाद लोग झांक के देखने नहीं जाते हैं। मुझे मौका मिला तो मैं जरूर प्रखंड में महीने में 2 दिन बैठ के लोगों की समस्या को देखूंगा और छोटे से छोटे समस्या को मैं हल करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंजार साहब, आपके बातों को सुना। अब हमारे बीच जन स्वराज के रंजीत जी हैं, वे ऐसे 5 प्रमुख मुद्दे बताएं, अगर उन्हें मौका मिलता है, जन स्वराज उन्हें टिकट देती है, वो अररिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो वे 5 कार्य क्या करेंगे? यदि हमें अररिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने को मिलता है तो सबसे पहले तो ये फुटकर विक्रेता, जो फल विक्रेता हैं, सबसे पहला काम यही होगा। फल सब्जी के जो फुटकर विक्रेता हैं वो बेचारे दर ठोकर खाते हैं। कभी जो है ये नगर परिषद वाला उठा के ले जाता है, कभी प्रशासन उसे मार फेंकता है। तो सबसे पहला काम तो फुटकर विक्रेता का होगा, क्योंकि उससे बहुत आदमी का भरण पोषण होता है और उनको एक अस्थायी जगह होना ही चाहिए। दूसरा है, कृषि महाविद्यालय अररिया में नहीं है, हम पूर्णिया के तर्ज पर किसी महाविद्यालय का स्थापना करवाने की कोशिश करेंगे। तीसरा है, जैसे महिला छात्रावास और महिला कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, यह हमारे मैनिफेस्टो में पहले से ही है, और महिला छात्रावास के साथ महिला कॉलेज होना चाहिए। और महिला कॉलेज संबंध भी नहीं है, बहुत पुराना है, हम लोग लगभग 80-82 से हम लोग सुनते आते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय महिला कॉलेज का स्थापना हुआ था, स्वर्गीय बब्बन बाबू स्थापना किए थे। उसके बाद है एक जाम की समस्या जो है, तो महादेव चौक पर जाम के लिए अंडरपास होना चाहिए या ओवरब्रिज होना चाहिए, आरओबी होना चाहिए। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। अररिया को सिर्फ एक कनेक्टिविटी मिला हुआ है, वो बस स्टैंड से, जो रानीगंज से और अररिया को जोड़ता है, ये सिर्फ बस स्टैंड है, सबको रोक दिया गया है। जबकि इसका अस्थायी समाधान वहाँ था, महादेव चौक पर खुला हुआ था, तो वहाँ पर उसको बंद कर दिया गया। वहाँ पर अंडरपास या आरओबी होना चाहिए, ये सबसे प्रमुख समस्या है। और एक समस्या ऑटो वाले का है, ऑटो और ई रिक्शा वाला, वो बेचारा भी भर दिन पिटता रहता है पुलिस वालों से।
ये जो ज़मीनी समस्या है, और बहुत आदमी का रोजी रोटी उससे भी चलता है। आज जो पलायन रुका हुआ है, कुछ पलायन उसी से बचा हुआ है, या तो टोकरी वाले जो सब्जी फल बेचते हैं या वो ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, उससे पलायन रुका हुआ। नहीं तो अररिया में कुछ है ही नहीं जो पलायन रुक जाए। उसके बाद 5 ही मुद्दे बताने हैं रंजीत जी, 5 प्रमुख काम बताने हैं, आपके हो भी गए हैं। ठीक। अब मैं जाकिर हुसैन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित इश्तियाक आलम जी को मैं पूछना चाहूँगा कि उनके अगर जाकिर हुसैन जी को अररिया विधानसभा से पुनः प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो वे यहाँ पर 5 विकास के क्या कार्य करेंगे, उनका क्या विजन है? मैं अगर मेरे जाकिर हुसैन खान को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया और आप तमाम सम्मानित जनता ने उन्हें स्वीकार किया, तो मेरे प्रमुख 5 कामों में से प्रथम होगा कि मैं अररिया विधानसभा को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। दूसरा होगा कि मैं अररिया में जो प्राइवेट डॉक्टर, प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट पैथोलॉजी वगैरह धांधली कर रहा है, खुलेआम गरीबों का शोषण कर रहा है, उससे मैं मुक्ति दिलाऊंगा। तीसरा काम मेरा होगा कि मैं अल्पसंख्यक महिला महाविद्यालय और जनरल महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए हमारे माननीय अगर विधायक होते हैं तो भरसक मेरा प्रयास होगा। मेरा प्रयास होगा कि अररिया जिला में, इन्होंने कहा कि महादेव चौक पे एक ओवर ब्रिज होना चाहिए, बिल्कुल महादेव चौक पे होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो 0 माइल जो बहुत घनी आबादी है, जहां हफ्ते में 2-3 एक्सीडेंट होता है, वहां एक गोलंबर था, उस गोलंबर को तोड़ दिया गया, जो आए दिन वहां एक्सीडेंट होता है, वहां मैं एक बड़ा सा गोलंबर बनवाकर वहां ट्रैफिक व्यवस्था कराऊंगा, जो एक्सीडेंट पर विराम लगे, और तमाम गरीब जो तबाह वो बर्बाद होते हैं अन्य समस्याओं से, और कांग्रेस का जो विजन है उस विजन को हम अररिया विधानसभा में लागू कराएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक जी। अब आपके बीच लोकप्रिय नेत्री, महिला की आवाज बनकर उभर रही हमारी पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा व जदयू की तेज तर्रार नेत्री शगुफ्ता अजीम जी हैं, और उनसे भी मेरा यही सवाल है कि जनता अगर उन्हें मौका देती है अररिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का, तो वे ऐसे 5 कार्य या ऐसे 5 विजन उनके क्या है जिसे वे अररिया की धरती पर उतारने का काम करेंगी? सबसे पहले तो मैं तमाम ऑडियंस जो इतने देर से बहुत सारे मुद्दों को लाई है, और इन मुद्दों से समझ में आता है कि क्या क्या काम होने चाहिए, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आपने असल मुद्दे जो अररिया विधानसभा के थे उनको आप लोगों ने लाया। पक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में मुद्दे तो आए, और जो मुद्दे आते हैं उसी पर काम होते हैं। तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बड़े भाई ने डिमांड किया है, उस पर काम होना चाहिए, और ये जो महिला डिग्री कॉलेज एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। ब्लॉक लेवल पर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। अगर जनप्रतिनिधियों का भय पदाधिकारियों पर नहीं है तो समझ जाइए कि डेमोक्रेसी का आप लोगों ने खात्मा करवा दिया। तो मैं सबसे पहले वो जड़ जो ब्यूरोक्रेट्स व्यवस्था ये सोच रही है कि अररिया विधानसभा के लोग बहुत आसान हैं, इनका शोषण कर ले, मैं उस पर अंकुश लगाने का काम करूंगी, मैं वादा करती हूँ। तीसरा ये कि आप जानते हैं कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। अररिया का बाढ़ का मुद्दा हर वर्ष उठता है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बकड़ा, नूना, ये नदियाँ जो हैं काफ़ी तबाही मचाती है। जब बाढ़ आता है तो लोग तबाह हो जाते हैं, किसान तबाह हो जाते हैं, गरीब तबाह हो जाते हैं। तो बाढ़ के निराकरण के लिए, बाढ़ को कैसे यहाँ फ्लड कंट्रोल वर्क शुरू हो, इसके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि ये सपना है
मरहूम अलहाज तस्लीम साहब का भी, क्योंकि उन्होंने ये सपना शुरू किया था महानंदा बेसिन से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ये सपनों को इंशाअल्लाह हम ज़रूर पूरा करेंगे। और अररिया में बाढ़ नियंत्रण कार्य में पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि हम बकरा और नूना नदियों की मार से कैसे लोगों को बचाएंगे। चौथा समस्या जो है, आपके यहाँ हेल्थ की व्यवस्था, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बनने जा रहे हैं, मेडिकल अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस दोनों होने जा रहे हैं, सैंक्शन हो गए, पैसे जगह सब कुछ हो गए हैं। अब व्यवस्थाओं की बात है तो हम आपको वादा करते हैं कि आपको पूर्णिया और सिल्लीगुड़ी जाने नहीं देंगे। अगर हम जीत कर आते हैं तो अररिया के लोगों का ट्रीटमेंट अररिया में होगा, ये हम वादा करते हैं। और चौथी बात, जो पांचवी बात है जो विशेष, वो ये है कि हमारा जो भाईचारा, हमारी जो सौहार्द, हमारा जो आपसी चमन, जो शांति, जो सद्भावना है, इसको हम स्थापित कर करके लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे और लोगों के हर दुख सुख में हम उनके लिए 24/7 खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने मुझे मौका दिया तो ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने सभी लोगों को सुना, जनता के सवाल भी आए, उनके जवाब भी मिले। अब हमें हमें जो एक ताकत दी है इस संविधान ने, वो है लोकतंत्र की में वोट के अधिकार का ताकत। अगर आज हमारे पास एक वोट देने का ताकत है तो उसी के बदौलत आज हमारे रहनुमाओं को हमारी बातें सुननी पड़ती है। तो हम आज उसी लोकतंत्र की रक्षा की शपथ लेंगे। सभी अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और अपना दाहिना हाथ आगे करेंगे। सभी लोग अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे और अपना दाहिना हाथ ऊपर करेंगे। हम यह लोकतंत्र की रक्षा का शपथ है। सभी लोग दाएं हाथ उठाएं और मेरे साथ दोहराएं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।